हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, आज मैं एक जो है ब्रोकरेज रिपोर्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। कल ही के दिन एक ब्रोकर ने एक स्टॉक को अपग्रेड किया है और उसके प्राइस टारगेट भी आगे बढ़ाकर दिए हैं। तो उस स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे और उस स्टॉक के बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, तो मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों, हम किस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये सब बात और ब्रोकरेज ने क्या क्या कहा है और कितना पोटेंशियल उसको दिख रहा है, ये सब हम बातें करेंगे इस वीडियो में। लेकिन ये सब बातें करने से पहले मेरे एक क्लियर कट डिस्क्लेमर रहेगा। ये जो जितनी भी चीजें मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ये ब्रोकर ने अपने रिपोर्ट में निकाली है। ये मेरे कहे हुए पॉइंट्स बिल्कुल भी नहीं है। जो ब्रोकर ने अपनी ब्रोकरेज रिपोर्ट निकाली, मैं उसी में से देख के आपको ये सब चीजें बताने वाला हूँ। तो ये बात का आप ध्यान रखें कि ये मेरी बताई हुई बातें बिल्कुल भी नहीं है। एंड हमेशा की तरह एक क्लियर कट डिस्क्लेमर ये भी रहेगा कि ये किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अलग अलग प्रकार के ब्रोकरेज जो है रिपोर्ट निकालते रहते हैं अलग अलग स्टॉक्स के बारे में। तो मेरे को ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लगी थोड़ी, और इससे पहले भी मैं इस शेयर को मैं पहले भी कवर कर चुका था अपने चैनल पे। इसी वजह से मैं इस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। और ब्रोकरेज रिपोर्ट ने जो निकाला है वो किसके लिए निकाली है? वो निकाली है पेटीएम के लिए। और आप देख ही सकते हैं, रिपोर्ट निकलने के बाद काफी धुआंधार तेजी 5-6% की इस स्टॉक ने दिखा दी है अपने शेयर होल्डर्स को फ्राइडे के दिन। तो कौन से शेयर ब्रोकर ने इसके लिए रिपोर्ट निकाली? तो बर्नस्टीन, ये आप पढ़ ही सकते हैं। द रैली इन पेटीएम शेयर प्राइसेस केम आफ्टर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन रिपोर्टली reaffirmed its outperform rating on the stock. As per the ET report, the brokerage has raised its price target for the fintech giant to INR 1000 from 75 rupees. तो आप देख ही सकते हैं कि उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग यहां पर बढ़ाकर दी। अगेन मैं ये कह रहा हूं, ये चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट रिसर्च जो निकल के आई है बर्नस्टीन, इसको आप चाहे तो गूगल पे जाकर खुद भी पढ़ सकते हैं कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या कहा है। लेकिन मैं भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या क्या पॉइंट्स हमने दिए। आप देख ही सकते हैं, जब से पेटीएम का शेयर लिस्ट हुआ है, जब से इसने अपने शेयर होल्डर्स को सिर्फ बर्बाद ही करके रखा है। मतलब जिन्होंने आईपीओ में पैसा लगाया उनका अभी तक पैसा रिकवर नहीं हो पाया है। तो आप देख ही सकते हैं, अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 42-45% क्रैश है, और वो भी नीचे से थोड़ा रिकवर हुआ है, इसलिए ये थोड़ा सा क्रैश जो है बच गया। नीचे से अगर देखें तो 161% के रिटर्न कंपनी ने कमा के दिए। लेकिन अगर टॉप लेवल से एकदम नीचे की गिरावट देखे जाए तो कंपनी लगभग 80% क्रैश हो चुकी थी ऑलरेडी। लेकिन कंपनी यहां से क्या कम बैक कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ब्रोकरेज ने क्या बोला है क्या नहीं, तो आइए चलिए उन पॉइंट्स को ओपन कर लेते हैं। तो मैं फिर से एक बार याद दिला रहा हूं आपको कि ये सिर्फ ब्रोकरेज के द्वारा किए हुए दिया हुआ प्राइस टारगेट है। ठीक है, तो ये बातें सिर्फ आप गूगल पे जाके खुद से भी ढूंढ सकते हैं, आराम से आपको इजीली मिल जाएगा जब आप गूगल पे लिखेंगे कि लेटेस्ट रिपोर्ट ऑन पेटीएम। तो सबसे पहला पॉइंट, पोटेंशियल फॉर शेयर प्राइस टू डबल। बर्नस्टीन प्रेडिक्ट्स पेटीएम शेयर प्राइस कुड पोटेंशियल डबल ड्रिवन बाय सेवरल ग्रोथ फैक्टर्स। तो आप ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में यहाँ पे उन्होंने बात करी है कि क्या क्या उनको जो लगता है वो ये वहां पे बताने वाले। तो बुलिश सिनेरियो, पॉजिटिव आउटलुक। सबसे अच्छी बात मुझे इस ब्रोकर रिपोर्ट में ये लगी कि इन्होंने दोनों पॉइंट्स बताए, नेगेटिव आउटलुक भी दिया एंड पॉजिटिव आउटलुक भी दिया। तो पॉजिटिव आउटलुक की बात कर लेते हैं। अर्निंग ग्रोथ, पेटीएम्स अर्निंग पर शेयर कुड राइज बाय नियरली 100% बाय FY30। दिस कुड बी, तो अब सबसे बड़ी बात एक नोटिस करिए आपने कि इन्होंने भी ना अर्निंग ग्रोथ जो है FY30 तक दिया है, यानी कि 2030 तक के इन्होंने ये चीजें बताई हुई हैं कि इनका जो है ईपीएस बढ़ सकता है, ईपीएस में ग्रोथ आ सकती है 100% की। तो आप ध्यान दीजिएगा इन बातों को, ये भी काफी बड़ी रिसर्च रिपोर्ट उन्होंने निकाली, अगले 5 साल के लिए निकाली हुई है। तो मार्जिन एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट में। पेटीएम कुड इंप्रूव इट्स पेमेंट प्रोसेसिंग मार्जिन विच वर हिट बाय रेगुलेटरी चेंजेस, अ मार्जिन रिकवरी कुड एडेड 25% टू द ईपीएस। तो आप देख ही सकते हैं कि काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थे पेटीएम के शेयर के ऊपर आरबीआई के द्वारा, और भी काफी चीजें हुई थी। तो उसी के कारण जो है इनके ईपीएस की ग्रोथ में एकदम नेगेटिविटी आ गई थी। लेकिन यहां से अब उन्हें लगता है कि ये जो रेगुलेटरी चेंजेस जो वगैरह हुए थे, अब वो धीरे धीरे
सॉर्ट आउट हो जाएंगे और पेटीएम में यहां से 25% ईपीएस जो है मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है पेटीएम पेमेंट प्रोसेसिंग मार्जिन के तौर पे। ये सिर्फ एक पॉइंट की बात हुई है, यहाँ पे 25% मार्जिन है जो है वो यहां से बढ़ सकता है। इंक्रीज लैंडिंग, सेकंड पॉइंट जो है, पेटीएम कुड अर्न मोर बाय ऑफरिंग लोन्स डायरेक्टली थ्रू इट्स बैलेंस शीट इंस्टेड ऑफ वर्किंग विद थर्ड पार्टी लेंडर्स, पोटेंशियली एडिंग 30% टू ईपीएस। तो 30% का जो ईपीएस है वो लैंडिंग यानी कि लोन बिजनेस से आने वाला है। और आपको शायद याद ही होगा कि आरबीआई ने इन पे इस प्रकार का भी रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि ये लोन्स वगैरह नहीं बांट सकते, जिसके बाद से इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म किए थे और थर्ड पार्टी लैंडर से पार्टनरशिप करी थी, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है जब आप किसी तीसरे बंदे के थ्रू से लोन दिलवाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत तो मार्जिन आपका हिट होगा ही होगा, लेकिन कुछ टाइम में ये अपनी बैलेंस शीट से ही लोन देना शुरू करने वाले हैं, तो वहां से 30% का पोटेंशियल जो ईपीएस है वो यहाँ से भी बढ़ेगा। तो आप देख ही सकते हैं, दो पॉइंट्स यहाँ पे बता दिए हैं रिसर्च रिपोर्ट ने कि यहाँ से ईपीएस मार्जिन एक्सपेंशन से 25% एंड इंक्रीज लैंडिंग से भी 30% का मार्जिन ईपीएस बढ़ने की उम्मीद है। रिवाइविंग की प्रोडक्ट लाइक बाय नाउ पे लेटर कुड सी अ कमबैक बूस्टिंग ग्रोथ। तो आप बाय नाउ पे लेटर, आपको पता ही होगा कि ये चीजें भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल गई है। बाय नाउ पे लेटर की, अभी आप बाय कर लीजिए, बाद में आप पेमेंट कर दीजिए। ये चीजें भी खासकर यूथ में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होती जा रही हैं, क्योंकि इंस्टेंट उनको चाहिए हर चीज इंस्टेंट, और इंस्टेंट आपको कंपनी दे रही है, अभी दे दो जी, बाद में दे देना। और यही एक ट्रैप भी होता है, सच्चाई भी यही है कि इससे अगर कोई ट्रैप ना भी हो तब भी अगर किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए कोई 100 रुपए की चीज लेनी है, लेकिन उसको पता है यार मैं तो बाद में भी पे कर सकता हूँ, तो वो 200 वाली भी ले लेगा सीधा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर उसके पास ये ऑप्शंस नहीं रहेंगे तो वो उसको या तो वेट करना पड़ेगा या वो 100 रुपए वाली चीज ही ले जाएगा। तो ये जो है, ये जो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं ये यूथ में बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स उनको लगते हैं कि बुलिश सिनेरियो के हिसाब से कि बर्नस्टीन को इस हिसाब से पेटीएम का जो है ईपीएस बढ़ सकता है। ईपीएस आपको मैं बता ही चुका हूं पहले भी कि नेट प्रॉफिट का रिफ्लेक्शन ही ईपीएस होता है, तो इस हिसाब से आप नेट प्रॉफिट में भी अंदाजा लगा ही सकते हैं कि बढ़ने ही वाला है। हाँ, उन्होंने नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात करी है, तो उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। बेरिश सिनेरियो, नेगेटिव आउटलुक क्या कहता है? इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब बर्नस्टीन ने कहा कि एकदम खराब अगर परफॉर्मेंस करेगा पेटीएम, तो बर्नस्टीन वांट्स दैट पेटीएम ईपीएस कुड ड्रॉप बाय 40% बाय FY30। दिस कुड हैपन ड्यू टू, उन्होंने 3 रीजन भी बताए हैं कि किस वजह से 40% से और भी ज्यादा ईपीएस गिर सकता है। वो भी आप वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, वर्स्ट केस सिनेरियो मतलब एकदम ही खराब परफॉर्मेंस अगर पेटीएम देता है, तो उसमें भी 3 पॉइंट्स बताए हैं। वीक कॉस्ट कंट्रोल, अगर पेटीएम में स्ट्रगल टू मैनेज इट्स कॉस्ट, अगर पेटीएम जो है बिल्कुल ही अपनी कॉस्ट को मैनेज नहीं कर पाता, बहुत ही खराब तरीके से करता है, तब जाके ये स्ट्रगल करने वाले हैं। दूसरा, फॉलिंग मैनेजमेंट मार्जिन, फॉलिंग पेमेंट मार्जिन, सॉरी, पेमेंट मार्जिन माइट कंटिन्यू टू श्रिंक। अगर पेमेंट का जो मार्जिन वगैरह होते हैं, जो इनको मार्जिन मिलते हैं किसी भी पेमेंट को करवाने में, इनके थ्रू जब हम पेमेंट करते हैं, तो वहां के अगर जब मार्जिन कम होते हैं तब भी इसमें प्रेशर आ सकता है। स्लोअर लोन ग्रोथ, पेटीएम माइट नॉट बी एबल टू ग्रो इट्स लेंडिंग बिजनेस एज क्विकली एज एक्सपेक्टेड। तो अगर जितना एक्सपेक्ट किया गया है पेटीएम का, अगर जो वो लोन वाला बिजनेस है अगर वो स्लो तरीके से ग्रो होता है, तो वहां पे भी एक इम्पैक्ट पड़ सकता है इसके शेयर प्राइस पे एंड इसके ईपीएस पे, और ऑब्वियस सी बात है इसके शेयर प्राइस पे भी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो 3 उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं नेगेटिव आउटलुक के भी, लेकिन उन्होंने वर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ पे लिख के बताया है। उसके बाद आगे की बात कर लेते हैं। तो पेमेंट मार्जिन रिकवरी, बर्नस्टीन बिलीव्स पेटीएम पेमेंट मार्जिन कुड रिटर्न टू 15 बेसिस पॉइंट फ्रॉम द करंट 10 बेसिस पॉइंट। तो उनको लगता है 10 बेसिस पॉइंट से ये 15 बेसिस पॉइंट पे पहुंचने वाला है। दिस कुड हैपन इफ पेटीएम री इंट्रोड्यूसेस वॉलेट, इंक्रीजेस एडॉप्शन ऑफ क्रेडिट प्रोडक्ट्स एंड गेट्स मोर कस्टमर लेंडिंग टू द हायर ट्रांजेक्शन वॉल्यूम। अगर उनके जो वॉल्यूम्स हैं बढ़ जाते हैं ट्रांजेक्शन के, तो ऑब्वियस ही बात है कि उनका जो बीपीएस है वो भी बढ़ जाएगा, पेमेंट मार्जिन रिकवरी भी उनकी बढ़ जाएगी। तो ये एक और पॉइंट है। उसके बाद यूपीआई मार्केट, आपको शायद ये भी पता होगा कि एनपीसीआई जो यूपीआई का रेगुलेटर है, उन्होंने पेटीएम को नए कस्टमर जोड़ने से भी बैन लगा दिया था। जब आरबीआई ने उनपे बैन लगाया तो ये सब चीजें हुई थी, तो ये सारी प्रॉब्लम एक साथ ही पेटीएम पे आई थी। लेकिन आपको शायद हाल में ही पता होगा कि एनपीसीआई ने इनको फिर से अप्रूवल दे दिया है दोबारा से नए
नए यूपीआई यूजर्स को ये जोड़ सकते हैं अपने में। तो आप पढ़ लेते हैं, पेटीएम शेयर इन द यूपीआई मार्केट हैज फॉलन बिलो 10%। जो यूपीआई मार्केट शेयर है उसमें पेटीएम का जो मार्केट शेयर है वो 10% से नीचे आ गया है। हाउएवर बर्नस्टीन थिंक्स रेगुलेटरी चेंजेस कुड हेल्प पेटीएम regain market share, especially if the government imposes caps on the competitors like PhonePe and Google Pay. This could add an 8% upside to the Paytm's EPS। क्योंकि आपको पता ही है कि आरबीआई को ना ये खतरा सता रहा है कि पेटीएम को तो हम पेटीएम तो बैन में है ऑलरेडी, और देखा जाए तो तीन ही प्लेयर्स बहुत बड़े हैं इसमें, एक फोन पे, एक गूगल पे एंड पेटीएम, तीन थे और तीन में से एक था पेटीएम। पेटीएम के ऊपर लगा बैन और उसके बाद हुआ क्या कि गूगल पे और फोन पे बहुत ज्यादा एग्रेसिवली मार्केट में बहुत बड़ा शेयर लेके बैठ गए हैं। तो आरबीआई को ये कंसर्न है कि ऐसा ना हो जाए कि यहां पे भी ड्यूपोली ही चालू हो जाए। तो इस वजह से एनपीसीआई ने तो इनको यूपीआई का जो है फिर से नए यूजर्स को ओपन करने के लिए जोड़ने के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो इससे होगा क्या, क्योंकि आरबीआई ने इस तरह का भी कैप लगा दिया है कि दो प्लेयर्स मिलकर पूरा 100% मार्केट शेयर नहीं कर सकते हैं, उन पे कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी। और उससे होगा क्या है, ताकि छोटे प्लेयर्स और भी प्लेयर्स जो है मार्केट में पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर पाए और डिओपोली ना बने। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है जो गवर्नमेंट की तरफ से है, आरबीआई की तरफ से, लेकिन इसका फायदा पेटीएम को होने वाला है और इससे 8% का ईपीएस और ग्रो हो सकता है पेटीएम के ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एनबीएफसी लाइसेंस, पेटीएम कुड बेनिफिट फ्रॉम द सिक्योरिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल company license. This could allow Paytm to offer more loans from its own balance sheet, reducing reliance on the third party lenders and cutting regulatory risk, potentially adding 30% to the EPS। ये पॉइंट आपको पहले भी बताया गया था कि अगर उनको डायरेक्ट लाइसेंस मिल जाता है तो उनको थर्ड पार्टी जो प्लेयर्स हैं जिनके साथ उन्होंने जैसे किसी भी बैंक के साथ किया हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर कोई यूजर मान लीजिए पेटीएम पे लोन लेने आया, लेकिन पेटीएम जो है वो लोन खुद से ना देके किसी और बैंक के थ्रू उनको दिलवा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पेटीएम का मार्जिन कम होगा क्योंकि बैंक्स को भी उनको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन जब वही लोन जो है पेटीएम अपनी बैलेंस शीट से देगा तो उसका मार्जिन ऑब्वियस सी बात है वो बढ़ जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पे। अगर उनको ये एनबीएफसी का लाइसेंस मिल जाता है तो उनका जो है ईपीएस 30% से ऐड हो जाएगा और भी ज्यादा। रेगुलेटरी फैक्टर्स, for the positive outlook to happen, Paytm needs favorable regulatory changes such as permission to revive wallets and BNPL यानी कि buy and pay later products and the ability to get an NBFC license regulatory support, it's crucial for the Paytm to grow। एक बात बहुत ध्यान देने वाली पॉइंट है क्योंकि रेगुलेटरी फैक्टर्स हैं, अगर जो है रेगुलेटर जो है इनको सपोर्ट करते हैं, इनकी जो चीजें हैं जल्दी से रिवाइव हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है किसी भी आरबीआई में या किसी भी बड़ी हेड बॉडी में जब कोई मैटर फंस जाता है तो वहां से जल्दी से रिजल्ट नहीं आते हैं, वो बहुत ही ज्यादा डीप इन्वेस्टिगेशन करते हैं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है डीप इन्वेस्टिगेशन का, और ये ज्यादा लंबा प्रोसेस भी इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का पैसा मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे जब लोगों के पैसों की बात आ जाती है तो आरबीआई हो या सेबी हो या एनपीसीआई जैसे यूपीआई वगैरह की जो हेड बॉडी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली एक्शंस लेती हैं और इतनी जल्दी से दोबारा से परमिशन नहीं देती हैं। क्योंकि जहां पैसों की बात आ जाती है ना, वो भी आम जनता के, तो ये रेगुलेटर्स ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली नजर रखते हैं और बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेते हैं, जो उन्होंने पेटीएम पे किए भी थे। तो देखने वाली बात होगी कि रेगुलेटर्स जितने भी हैं, चाहे वो एनपीसीआई हो या आरबीआई हो, वो इनपे किस तरह का कितनी जल्दी इनको इन चीजों से निकालते हैं या इनके फेवर में डिसीजन देते हैं या नहीं, ये बहुत बड़ी बात होने वाली है। स्टॉक परफॉर्मेंस, पेटीएम स्टॉक रोज बाय 1.63 recently, but over the past year it has fallen by 9.31%। Analysts are divided on the stock, 7 recommended buying, 6 recommended holding and 5 suggest selling। In the summary, while Bernstein sees a lot of potential of Paytm growth, they also highlighted risks, especially around regulatory changes and how well Paytm can manage cost and margin। तो सबसे बड़ा पॉइंट जो मुझे यहां निकल के आ रहा है क्योंकि रेगुलेटरी चेंजेस, क्योंकि रेगुलेटरी चेंजेस जो है ना वो पेटीएम के हाथ में नहीं है, वो पेटीएम के हाथ में नहीं है। जब भाई आरबीआई को या एनपीसीआई या कोई भी अथॉरिटी है
जब तक उनको लगेगा नहीं कि सारी चीजें स्मूथ हो चुकी हैं और बिल्कुल भी ये कंपनी कुछ भी गलत नहीं कर रही है, तब तक वो लाइसेंस नहीं देंगी या कुछ भी गलत एक्शन जो उन्होंने अगेंस्ट में उन्होंने एक्शन लिया हुआ है उसको वापस नहीं लेंगी। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, और दूसरी चीज, पेटीएम कैन मैनेज मास, ये चीज पेटीएम के हाथ में। यहाँ पे मैनेजमेंट का देखना होगा बहुत जरूरी कि मैनेजमेंट किस तरह से काम करता है इस चीज पे, क्योंकि ये चीज मैनेजमेंट के हाथ है। तो ये समझ लीजिए पेटीएम के दो पैर हैं, एक तो है रेगुलेटरी जो उनके हाथ में है ही नहीं, उसकी बात तो अब वो तो हमें वेट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर रेगुलेटरी चेंजेस आ जाते हैं उसके बाद पेटीएम जो है अपने कॉस्ट एंड मार्जिन को किस तरह से मैनेज करता है वो कंपनी के हाथ में होगा। तो वो सबसे बड़ा पॉइंट रहने वाला है इनके शेयर होल्डर्स के लिए एंड इनके शेयर प्राइस के लिए। बाकी भी चीजें देख लेते हैं। 57,000 करोड़ की कंपनी है, तो छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एक डिसेंट मिड कैप का कंपनी है। लेकिन आपको आरओसी आरओई माइनस में ही दिखेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है। सबसे बड़ी बात यह है। यहाँ पे सॉरी, उसके बाद अगर आप इंडस्ट्री भी देखें 31, तो स्टॉक भी तो होगा ही नहीं, आप ऑब्वियस सी बात है। ईयरली इस बार के थोड़े नंबर देख लेते हैं मेन। और हाँ, दूसरी बात ये भी है, मेन फोकस आपको यहाँ पे ना इनके सेल्स के ऊपर रखना है। देखिए यहाँ से जो यहाँ पे सेल्स ड्रॉप हुआ था ना एकदम से 2200 से सीधा 1500, ये जो है रेगुलेटरी जो प्रॉब्लम्स आई थी, आरबीआई ने बैन लगाया, एनपीसीआई ने बैन लगाया कि आप नए यूपीआई वो नहीं खोल सकते, लोन्स नहीं दे सकते, ये सब चीजें नहीं कर सकते। तो उसके कारण तो यहाँ पे जो है ना सेल्स कम हुआ था। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब यहां से सेल्स ग्रो होगा कि नहीं होगा। हालांकि जून के बाद उन्होंने सितंबर में थोड़ा सा सेल्स को ज्यादा बढ़ाया है, तो ये देखने वाली होगी। आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो देखना है ना पेटीएम का, वो सेल्स ग्रोथ देखने की, सेल्स ग्रोथ कंपनी में हो रही है या नहीं हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहने वाला है आने वाले 3-6 क्वार्टर के लिए। तो आपको इस चीज पर पैनी नजर रखनी है। उसके बाद आप देख ही सकते हैं लॉस ही लॉस है कंपनी का, तो कुछ देखने वाली कुछ बात ही नहीं है यहाँ पर। हाँ, बस मेरे को एक ही पॉजिटिव पॉइंट लगता है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहां से पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होना अच्छी बात है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये माइनस में होना चाहिए, लेकिन ये प्लस में है। लेकिन इस वक्त जो है पेटीएम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कैश होना, पैसा होना। तो पैसा तो आ रहा है इनके पास, तो वही इनको, क्योंकि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है तो पैसा तो इनको बर्न करना ही पड़ता है। उसके बाद ईयरली शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पे प्रमोटर्स नहीं है क्योंकि ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। तो एफआईएस की बात कर रहे हैं 55%, डीआईएस के बाद 8%, पब्लिक के पास 36% की हिस्सेदारी है। तो कुल मिला के वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है, लेकिन बहुत ही ज्यादा रिस्की कंपनी है, यह आपको बता दूं। एंड मैं आपको एक और चीज बता दूं, इससे पहले भी मैं लगभग 1 महीना पहले पेटीएम को कवर कर चुका था। वहां से भी आप देखें तो पेटीएम ने अच्छी खासी 15-20% की अपसाइड दिखा चुकी है। जब मैंने वीडियो बनाया था तो आई थिंक इसका प्राइस 800 के भी नीचे चल रहा था। आप इस वीडियो को भी जाकर जरूर देख लें। इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पीछे ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगा। तो आप इस वीडियो को खत्म होने के बाद इस वीडियो को भी जाकर जरूर देख लेना, आपको पूरा समझ में आएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैंने एकदम डिटेल में इसके बिजनेस मॉडल वगैरह की बात नहीं करी है कि क्या क्या करता है। उस वीडियो में जाके अगर आप इस वीडियो में जाकर आप देखेंगे तो उसमें बिजनेस मॉडल वगैरह कैसे क्या करते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रखी है इनके ऊपर, सब मैंने उस वीडियो में बताया। तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लें। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको बता दिया, बहुत ही रिस्की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही था। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगेन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि कोई ये बाय सेल या होल्ड बिल्कुल भी नहीं था। मैंने ये सब चीजें आपको स्टडी पर्पस के लिए बताई हैं, और ये रिसर्च रिपोर्ट आप गूगल पे जाके अगर ढूंढेंगे तो आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा। गूगल पे आप इतना भी टाइप करेंगे कि पेटीएम रिसर्च रिपोर्ट लेटेस्ट, तो भी आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी। आप खुद से भी जाके उस रिपोर्ट्स को पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।